हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। नाउ दिस इज लेक्चर 2 ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। In this lecture we will discuss regarding the name of the LLP, what is the procedure of obtaining the name of LLP, what is the procedure of change in name of the LLP, रजिस्टर्ड ऑफिस किस तरह से, क्या क्या रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन ऑफिस की, और हाउ ए एलएलपी विल बी इनकॉर्पोरेटेड। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लेक्चर 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और ये लास्ट लेक्चर भी है। केवल 2 ही लेक्चर हैं सीए फाउंडेशन में अगर मैं एलएलपी की बात करूं, क्योंकि जो बाकी सिलेबस है आपका एलएलपी का वो सीए इंटरमीडिएट में है। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि 4 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एलएलपी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग नेम ऑफ द एलएलपी। जैसे हमने कंपनी में पढ़ा था कि लास्ट, अगर प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट नेम प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, और अगर पब्लिक लिमिटेड है तो लास्ट वर्ड जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ इसी तरह की रिक्वायरमेंट एलएलपी के नाम के साथ भी है। स्टार्टिंग का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लास्ट नेम होना चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर एंड होना चाहिए, या अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो एलएलपी पर एंड होना चाहिए। नाम चुनते वक्त आपको कुछ सावधानी बरतनी है कि वो किसी एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटर के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू नियरली रिजेंबल्स नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मार्केट में हो, किसी कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, किसी और एलएलपी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, या किसी एक ऐसे ट्रेडमार्क से जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा पहले एक रिक्वायरमेंट थी कि जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है उसके नाम से भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रिक्वायरमेंट विड्रॉ कर ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो नाउ अगर कोई और व्यक्ति है जो एज ए प्रोप्राइटर काम कर रहा है या एलएलपी के रूप में काम करना चाह रहा है या कंपनी के रूप में काम करना चाह रहा है और उसने किसी नाम से एप्लीकेशन लगाई हुई है, तो आप, और अभी तक उसकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो पाई है किसी वजह से, तो आप उस नाम से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले नाम की सुटेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 15 आपको बताता है एवरी एलएलपी, ध्यान से देखिएगा, एवरी एलएलपी shall have either the words limited liability partnership or the LLP as the last word of its name। हर LLP का जो नाम है लास्ट में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर या शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो LLP पर समाप्त होना चाहिए। A LLP shall not be registered by a name which in the opinion of the central government is अनडिजायरेबल। इसके लिए भी एक एक्ट बना हुआ है कि क्या क्या नाम आप नहीं रख सकते हैं। आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और टू नियरली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ एनी अदर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी और ए बॉडी कॉर्पोरेट और ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ध्यान दीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी पूछी जा सकती है। और ए ट्रेडमार्क विच इज सब्जेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, इसे डिलीट कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपका जो नाम है किसी एक ऐसे नाम से मिलता जुलता है, आइडेंटिकल है, जो कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए पेंडिंग है, तो वो चल जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अप्रूव हो चुकी एप्लीकेशन, तो उसके आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। of any other person under the trademark act 1999। तो दिस इज सेक्शन 15। सेक्शन 15 आपको ये बताता है कि नाम चुनते वक्त क्या आपको सावधानी बरतनी है, और सेक्शन 15 ये भी बताता है कि लास्ट वर्ड जो है एलएलपी का वो किन वर्ड से खत्म होना चाहिए। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 आपको ये रिक्वायरमेंट लगाता है कि लास्ट वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी होना चाहिए, और सबसेक्शन 2 ये आपको बताता है कि नाम चुनते वक्त आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो दिस इज सेक्शन 15। सेक्शन 16 ये रिक्वायरमेंट आपके ऊपर इंपोज करता है कि जब आप नाम चुने
तो उसे आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, क्योंकि जैसे मैंने लेक्चर फर्स्ट में भी बताया था कि सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है एलएलपी का, नाम जरूर पार्टनरशिप है लेकिन सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिन लोगों के पास कंपनियों का एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होती है लाइक एमसीए और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उन्हीं लोगों के पास एलएलपी की भी पावर है। तो आपको एक प्रपोजल भेजना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर 1, नाम याद कर लीजिएगा, इन फॉर्म नंबर 1 ए पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म 1 along with prescribed फीस। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितनी फीस है, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा जिसका नाम फॉर्म नंबर 1 है, प्रेस्क्राइब्ड फीस होगी। आपको नाम का प्रपोजल भेजना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ए नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन में आप प्रपोजल भेज रहे हैं कि मैं इस नाम से चाहता हूं अपनी एलएलपी को रजिस्टर्ड करना, तो आपको प्रपोजल भेजना पड़ेगा। इसमें दो बातें हैं कि हो सकता है आपकी नई एलएलपी हो द नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी, या हो सकता है कि नई एलएलपी ना हो, आप किसी कारणवश उस नाम को चेंज करना चाहते हैं। तो जब आप नया नाम ऑब्टेन करते हैं तो भी सेम प्रोसीजर है, और अगर आप कभी भविष्य में नाम को चेंज करते हैं तो भी सेम प्रोसीजर है। तो इसी वजह से सेक्शन 16 में दोनों बातें लिख दी गई हैं। ओ द नेम टू विच द एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम, या तो जो प्रपोज एलएलपी का नाम है आप वो एप्लीकेशन में डालेंगे, या दूसरा केस कि आप चेंज करना चाहते हैं तो जो प्रपोज्ड चेंज नेम है वो आप एप्लीकेशन में डालेंगे। अगर रजिस्ट्रार को ये लगता होगा कि सबसेक्शन 2 का उल्लंघन नहीं किया गया है सेक्शन 15 का, अभी आप पढ़ के आए सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, किसी भी कंपनी के नाम से मिलता जुलता, किसी और प्रोप्राइटर के नाम से मिलता जुलता, या किसी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता। सबसेक्शन 2 आपको गाइडलाइन देता है। तो अगर रजिस्ट्रार ये सेटिस्फाइड होता है कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो वो 3 महीने के लिए आपके नाम को रिजर्व कर देगा। तो अपॉन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑन पेमेंट ऑफ द फीस द रजिस्ट्रार में, if he is satisfied subject to the prescribed rule that name of the reserved is not one which may be rejected on any ground referred to in section 15 subsection 2, reserve the name for 3 months from the date of intimation by the registrar। तो जिस दिन भी रजिस्ट्रार इंटीमेट करेगा उसके 3 महीने के लिए वो आपका नाम रिजर्व कर देगा। दिस इज हाउ ए एलएलपी रिजर्व इट्स नेम, कि एक एलएलपी किस तरीके से अपने नाम को रिजर्व करा सकती है। एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, नाम सजेस्ट करना पड़ेगा प्रोप्राइटर को या पार्टनर को जो भी एलएलपी बनाना चाहता है। इसके अलावा जब रजिस्ट्रार इस बात के लिए सेटिस्फाइड होगा कि आपने सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है, तो वो आपके नाम को रिजर्व कर देगा 3 महीने के लिए। तो ये तो बात हुई सेक्शन 16 में कि एक कंपनी का नाम किस तरीके से रिजर्व कराया जाता है। सेक्शन 17 इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपकी जो एलएलपी है किसी ऑलरेडी कंपनी के नाम से मिलती जुलती है, किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड एलएलपी के नाम से मिलती जुलती है, या प्रोप्राइटर ने जिस नाम से अपना बिजनेस चला रखा है उसके नाम से मिलता जुलता है, तो उनकी एप्लीकेशन पर, क्योंकि जिसको इस बात पर दिक्कत होगी कि आपने एलएलपी उनकी कंपनी के नाम से बना दिया, उनके एलएलपी के नाम से बना ली, तो वो लोग अप्लाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, और उनका समय है 3 साल। यानी कि 3 साल तक अगर वो जग जाते हैं कि क्या कोई और एलएलपी उस नाम से इनकॉर्पोरेट हुई है जो नाम हमारा है, तो 3 साल के अंदर उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो आपको डायरेक्शन देगी कि अपना नाम चेंज कीजिए। एप्लीकेशन और डायरेक्शन के बीच का कितना समय होगा ये प्रेस्क्राइब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हर चीज प्रेस्क्राइब्ड है, टाइम लिमिट और भी आएंगी। 3 साल का समय जो दिया गया है वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को दिया गया है इस बात के लिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट
आपको कितने समय के अंदर डायरेक्शन देगी ये प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन जिस दिन भी डायरेक्शन मिल गई उसके 3 महीने के अंदर आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, और जिस दिन आपने चेंज कर लिया उसके 15 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी और चेंज ऑफ नेम आपने कर लिया उसकी जो कॉपी है, उसका जो प्रूफ है, उसका जो एविडेंस है, वो आपको रजिस्ट्रार के सामने सबमिट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 17, अब इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है अपनी सिंपल लैंग्वेज में। पेपर में आप सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हैं, यहां पर बीयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी हुई है। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ये होता है, शायद पहली बार आप पढ़ रहे हैं, जब आप सी इंटरमीडिएट में आएंगे तो बहुत जगह आपको ये चीज पढ़ने के लिए मिलेगी। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है बावजूद इसके, डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, यानी कि बावजूद इसके, एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16, यानी कि सेक्शन 15 और 16 में कुछ भी लिखा हुआ हम नहीं जानते। इफ थ्रू इन एडवर्स टेंस और अदरवाइज, यानी कि लापरवाही से या और किसी कारण से, ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय ए न्यू बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि जिस समय पहली बार रजिस्टर्ड हुई थी, इट्स रजिस्टर्ड नेम इज रजिस्टर्ड बाय नेम विच इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबल्स टू, यानी कि अगर सेक्शन 15 सेक्शन 16 में कुछ भी लिखा हो, लेकिन चाहे लापरवाही से चाहे अदरवाइज, अगर एक लिमिटेड लायबिलिटी अपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में या और ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यू बॉडी कॉर्पोरेट इज रजिस्टर्ड नेम आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल्स है, किससे आइडेंटिकल है या किससे नियरली रिजेंबल्स है, दैट ऑफ एनी अदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और ए कंपनी, किसी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मिलता जुलता है या किसी और कंपनी से मिलता जुलता है, या ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ ए प्रोप्राइटर अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, या किसी और प्रोप्राइटर के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, और इज लाइकली टू बी मिस्टेकन फॉर इट, देन ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ सच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप or a proprietor referred to in clause A and B respectively or a company, the central government may direct that such limited liability partnership to change its name or a new name within a period of 3 months from the date of issue of such direction। तो अगर गवर्नमेंट को लगता होगा, और एप्लीकेशन कौन देगा, जिनके नाम से मिलता जुलता है, वो प्रोप्राइटर, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर भी हो सकता है, वो एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो सकती है, और वो एक रजिस्टर्ड एलएलपी भी हो सकती है, तो जिनके भी नाम से मिलता जुलता होगा या जो आइडेंटिकल होगा वो लोग शिकायत करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 3 महीने का समय देगी कि आप बदल दीजिए। अब बात ये आती है कि आप शिकायत कितने समय के अंदर कर सकते हैं, तो वो प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शैल बी मेंटेनेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years। पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन और चेंज ऑफ नेम और द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर दिस एक्ट। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है या ऑलरेडी कंपनी है या ऑलरेडी एलएलपी है, जिसके नाम से मिलता जुलता है, जो शिकायत करना चाहती है, तो वो 3 साल के अंदर शिकायत कर सकती है। अब 3 साल के अंदर शिकायत करेगी। अब उसकी शिकायत करने और सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन देने के बीच में कितना समय होगा ये प्रेस्क्राइब नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है। लेकिन जिस दिन भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे दी उसके 3 महीने के अंदर, ये चीज प्रेस्क्राइब है 3 मंथ, तो ये 3 मंथ जो है वो रजिस्टर्ड जो एलएलपी है जिसको अपना नाम चेंज करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन की वजह से, तो ये 3 महीने उसे दिए गए हैं कि जिस दिन भी डायरेक्शन मिलेगी आपको उसके 3 महीने के अंदर आप इसे चेंज करेंगे। तो अब चेंज हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके पास ऑर्डर की कॉपी भी है, तो रजिस्ट्रार को भी आप बताएंगे और वो समय है आपके पास 15 दिन का। तो वेयर ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चेंजेस इट्स नेम और ऑब्टेन्स ए न्यू नेम अंडर सबसेक्शन 1, इट शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days from the date of such change give notice of
change to registrar along with the order of central government, who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation within 30 days of such change. और रजिस्ट्रार 30 दिन के अंदर जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसे भी 30 दिन के अंदर नया इशू करेगा नए नाम से. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, such limited liability partnership shall change its name in the limited liability partnership agreement. और जो LLP का अपना एग्रीमेंट होगा उसमें भी ये नए नाम को इनकॉर्पोरेट करेंगे. मैं दोबारा से आपको प्रोसीजर बता देता हूं क्योंकि टाइम लिमिट कई सारी है. सेक्शन 17 आपको चेंज ऑफ नेम की प्रक्रिया बताता है और वो कंपलसरी चेंज की है. आप स्यूमोटो चेंज करना चाहें तो सेक्शन 17 आपको नहीं रोकता है. वो सेक्शन 16 के अंदर ही कभी भी आप जैसे न्यू नेम के लिए अप्लाई करा था वैसे ही आप चेंज ऑफ नेम की प्रक्रिया भी अपना सकते हैं. ये ध्यान रखिएगा कि कब कंपलसरी चेंज है और कब वॉलंटरली चेंज है. सेक्शन 16 वॉलंटरली चेंज की बात करता है और सेक्शन 17 आपको कंपलसरी चेंज की बात करता है. अगर आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटर के ट्रेडमार्क से मिलता जुलता पाया गया या रिजेंबल्स करता हुआ पाया गया, दोनों ही बातें आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स, ध्यान रखिएगा दोनों बातें, या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता पाया गया, दोनों ही बातें उसके अंदर भी, या ऑलरेडी जो एलएलपी रजिस्टर्ड है उसके आइडेंटिकल नाम से या टू नियरली रिजेंबल्स है और वो लोग आपके इनकॉर्पोरेशन से, यानी कि जिस दिन आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई थी उसके इनकॉर्पोरेशन से 3 साल के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शिकायत करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करेगी. अब उनकी शिकायत करने के और सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन कितने दिन के अंदर आ जानी चाहिए, कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं, बस यही वाली टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं, बाकी सब टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करेगी कि आप अपना नाम बदल दीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन रिसीव होने के 3 महीने के अंदर आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा. और जब आप बदलेंगे उसके 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देनी पड़ेगी और सूचना के साथ आपने ऑर्डर की जो कॉपी है सेंट्रल गवर्नमेंट की और इस बात का प्रूफ कि आपने नाम बदल दिया है वो आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर. और रजिस्ट्रार को मिलने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार इस बात को अमेंड कर देगा आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में. जब आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नया नाम इनकॉर्पोरेट हो गया तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी आप अपना नाम बदल देंगे. इट क्लियर. सब सेक्शन 3 आपको ये बताता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के बाद भी आपने कोई लापरवाही दिखाई, डिफॉल्ट किया, आपने नाम नहीं बदला जो प्रोसीजर आपको बताया गया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती आपका नाम बदल देगी. फिर वो जो भी चाहे, आपके पास अपनी मर्जी का नाम था, आप विकल्प था कि आप अपनी मर्जी का नाम रख सकते थे, लेकिन आपने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जबरदस्ती एक नया नाम दे देगी. हाँ, ये बात जरूर है, वो जबरदस्ती वाले नाम को अगर आपको पसंद नहीं आता है तो वॉलंटरली फिर सेक्शन 16 में जाके आप कभी भी अपना नाम बदल सकते हैं. तो इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज इन डिफॉल्ट in complying with any direction given under subsection 1, the central government shall allot a new name to the limited liability partnership in such manner as may be prescribed, and the registrar shall enter the new name in the register of limited liability partnership in place of the old name and issue a fresh certificate of incorporation with new name which the limited liability partnership shall use thereafter. तो इस बात को ध्यान रखिएगा. Provided that nothing contained in this subsection, यानी कि सबसेक्शन 3 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जबरदस्ती नया नाम दे रही है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस सबसेक्शन की वजह से आपको रोका नहीं जाएगा. shall prevent a limited liability partnership from subsequently changing its name in accordance with the provision of section 16. यानी कि जो सेक्शन 16 जैसे मैंने बताया वॉलंटरली चेंज का सेक्शन है, तो आप सेक्शन 16 में दोबारा से आप उस नाम को बदल सकते हैं. ये नहीं है कि जो सेक्शन 17 के सब सेक्शन 3 में आपको जबरदस्ती नाम दिया गया था. जबरदस्ती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको वैसे पहले मौका दिया गया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए नाम को बदल दें, लेकिन आपने नहीं बदला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई और विकल्प नहीं रह जाता सिवाय इसके कि वो आपको जबरदस्ती एक नया नाम दे दे. तो उस नाम को भी आप सेक्शन 16 के प्रोविजन के तहत बदल सकते हैं. तो दिस इज
सेक्शन 17 और ये बताता है कि आप अगर एग्जिस्टिंग एलएलपी के नाम से रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो क्या प्रोसीजर है आपको नाम बदलने का। सेक्शन 13 द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी एंड चेंज देयर इन। सिंपल सा सेक्शन है और ज्यादा गहराई में इंस्टीट्यूट ने इस सेक्शन को नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन में भी प्रोविजन नहीं थे, बस मोटे मोटे तौर से सेक्शन 17 आपको पढ़ाया जा रहा है कि हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, जिससे कि उससे कम्युनिकेशन की जा सके। तो सेक्शन 13 every limited liability partnership shall have a registered office to which all communication and notices may be addressed and where they shall be received। तो हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक रजिस्टर्ड ऑफिस अपना रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जहां पर उसे कम्युनिकेशन की जा सके, जो भी नोटिस वगैरह हैं उसे भेजे जा सके। क्लियर। Subsection 2 a document may be served on a limited liability partnership or a partner or designated partner thereof by sending it by post under a certificate of posting or by registered post or by any other manner as may be prescribed। कोई भी डॉक्यूमेंट जो भेजना है उसका तरीका बताया गया, यही तरीके हैं, चाहे वो सिंपल पार्टनर को भेजना हो, चाहे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर को भेजना हो, चाहे वो एलएलपी को भेजना हो, तो वो भेजा जा सकता है इट बाय पोस्ट अंडर ए सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। एक मेथड है, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। रजिस्टर्ड पोस्ट आपने सुना होगा, आपने स्पीड पोस्ट भी सुना होगा, आपने कुरियर भी सुना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर केस स्टडी अच्छी बन सकती है, अभी तक बनी नहीं है, कि जो मैनर ऑफ सर्विंग नोटिस है जो कि एलएलपी को भेजा जाएगा या उसके पार्टनर को भेजा जाएगा या उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर को भेजा जाएगा, वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर से ही भेजा जा सकता है। या तो आप पोस्ट से भेजेंगे अंडर ए सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। मैं इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहां पर, लाइक रजिस्टर्ड पोस्ट समझ लीजिए, ठीक है ना। रजिस्टर्ड पोस्ट थोड़ा अलग होती है और पोस्ट अंडर ए सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग थोड़ा सा अलग होती है, लेकिन मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां जरूरत भी नहीं है। या एनी अदर मैनर से भेजेंगे जो कि प्रेस्क्राइब्ड है। इसका मतलब है सिंपल पोस्ट नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा, सिंपल पोस्ट नहीं चलेगी। पोस्ट चलेगी अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और या रजिस्टर्ड पोस्ट या एनी अदर मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। किसी भी पार्टनर को, किसी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर को, किसी भी एलएलपी को अगर नोटिस सर्व किया जाना है रजिस्ट्रार की तरफ से तो वो यही तरीके हैं, इसके अलावा कोई और तरीके नहीं है। और वो सर्व कहाँ होंगे? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एनी अदर एड्रेस स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर द पर्पज इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो रजिस्टर्ड पोस्ट पर ही सर्व किए जाएंगे और मैनर भी आपको बता दिया गया है। क्या ये रजिस्टर ऑफिस चेंज किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है, मैनर दिया गया होगा, उस मैनर के तहत ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज with the registrar in such form and manner and subject to such condition as may be prescribed and any such change shall take effect only upon such filing। जो छोटी सी प्रोविजन है कि छोटा सा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रेस्क्राइब प्रोविजन है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस ये लिखना है कि अगर एलएलपी चाहे तो वो चेंज कर सकती है उन तरीकों को अपना के जो कि तरीके प्रेस्क्राइब्ड है। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया तो आपके ऊपर 500 रुपीज फॉर ईच डे पेनल्टी लगेगी। इफ एनी डिफॉल्ट is made in complying with the requirement of this section, the limited liability partnership and every partner shall be liable to a penalty of 500 rupees for each day during which the default continues, subject to a maximum of 50,000 rupees for the limited liability partnership and its every partner। So this is section 13।
कि रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और रजिस्टर्ड ऑफिस पर कम्युनिकेशन कैसे की जाएंगी, पार्टनर को किस तरह से नोटिस सर्व होगा, एलएलपी को किस तरीके से नोटिस सर्व होगा और डेजिग्नेटेड पार्टनर को किस तरीके से नोटिस सर्व होगा। सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की बात करता है। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या है? जैसे हमने कंपनी एक्ट में यूनिट 3 में पढ़ा था और यूनिट 3 का नाम भी था इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। तो बेसिकली 4 स्टेजेस में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। अगर मैं 4 पायदान रखूं, पहला जो स्टेज में मानता हूं वो ये मानता हूं कि आप सबसे पहले नाम अप्रूवल कराएंगे। नाम अप्रूवल कैसे कराते हैं वो आपने देख लिया। दूसरा, आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, जैसे वहां पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता था, एफिडेविट लगता था, तो बहुत सारी चीजें थी। जो पहले डायरेक्टर बनने वाले हैं उनके नाम जाएंगे, सब्सक्राइबर जो बनने वाले हैं उनके नाम जाएंगे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या जाएगा वो सारी एक लिस्ट दी हुई है आपको। तीसरा, रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड होगा कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है तो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। और चौथी स्टेज है कि वो इशू करेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वहां पर भी 4 स्टेजेस थी, यहां पर भी 4 स्टेजेस है। फर्क ज्यादा नहीं है, केवल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में वहां पे क्या क्या जाता था, क्या क्या कंटेंट जाते थे, यहाँ पे क्या क्या कंटेंट जाएंगे, तो जब आप देखेंगे तो मिलते जुलते हैं। ठीक है, मैं इसलिए आपको लिंक करा रहा हूं कि बच्चे गलती क्या करते हैं, लिंक नहीं करते हैं, वो अलग से वहां याद करते हैं, फिर यहाँ पे अलग से याद करते हैं और दिमाग का दही हो जाता है पेपर में, यहाँ का वहां लिखेंगे, वहां का यहाँ लिखेंगे। जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, लिंक नहीं करेंगे, तो आपकी जो मेमोरी है वो मजबूत नहीं हो पाएगी। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है। सब्सक्रिप्शन ऑफ नेम, 2 or more person associated for carrying on a lawful business with a view to profit shall subscribe their name to the incorporation document। यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों को जो कि एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए एसोसिएट होना चाहते हैं उन्हें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज टू बी सिचुएटेड। क्या क्या कंटेंट होंगे? एलएलपी का नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जाएगा। प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी, करना क्या चाहती है एलएलपी वो जाएगा। एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी ये जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, कंपनी के अगर रेस्पेक्टिव बताता हूं मैं, तो एग्जैक्ट एड्रेस की जरूरत नहीं होती है आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त, चाहे तो आप भेज भी सकते हैं। जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस स्टेट का नाम जरूर जाता है रजिस्ट्रेशन के समय। एग्जैक्ट एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहां पर एग्जैक्ट एड्रेस की बात हो रही है। इनकॉर्पोरेशन के समय जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ईच ऑफ द पर्सन हु आर टू बी पार्टनर ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन, ये जाएंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन, तो वहां पर भी जाते थे। आप यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर कह लें, वहां डायरेक्टर कह लें। यहाँ पर पर्सन जो पार्टनर है वहां पे मेंबर होते थे, अगर मिनिमम एलएलपी प्राइवेट कंपनी में 2 और मिनिमम सब्सक्राइबर कहते थे, पब्लिक कंपनी में 7, और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी। एलएलपीआईएन, जैसे कंपनी को सीआईएन लेना पड़ता था, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। Registrar shall maintain a register of LLPs in which the name of the LLPs shall be entered in the order in which they are registered. Every LLP so register shall be assigned a LLP identification number in consecutive series. एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, वहां पे भी देना पड़ता था। वहां पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से, या लॉयर से, एडवोकेट से, या कंपनी सेक्रेटरी से एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपको फाइल करवाना पड़ता था कि ऑल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन आर ड्यूली सेटिस्फाइड, यहां पर भी देना पड़ेगा। कंप्लायंस सेल कंफर्म दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलएलपी एंड द रूल्स मेड देयरअंडर हैव बीन कंप्लाइड विद इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर प्रीसिडेंट इन इनसिडेंटल देयरटू सेल बी इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म 2, यानी कि एक फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड होगा उसी तरीके से देना पड़ेगा। सेल बी मेड बाय ईदर एन एडवोकेट,
company secretary or a cost accountant who is engaged in the formation of the LLP and by anyone who subscribed his name to the incorporation document shall be filed with the registrar along with the incorporation document. और रजिस्ट्रार के पास आपको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रार की बात आती है कि जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि रजिस्ट्रेशन का, और इशू ऑफ सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी होती है, कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, वो ड्यूली सेटिस्फाइड हो चुकी है। बिल्कुल सेम है जो कंपनी के रूप में आप देखते थे। रोल ऑफ द रजिस्ट्रार व्हेन the requirement imposed under section 11 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document, register the incorporation document within 14 days, give a certificate that LLP is incorporated by name specified therein within 14 days. Compliance statement, the registrar may accept the compliance statement delivered under section 11 as sufficient evidence that requirement as to subscription of the name has been complied with. Significance of certificate, the certificate issued shall be signed by the registrar and authenticated by his official seal. Certificate shall be conclusive evidence that LLP is incorporated by the name specified therein. और सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि सारी के सारी रिक्वायरमेंट जो है ड्यूली सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक नहीं है, ये बेसिकली जो भी रिक्वायरमेंट है एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड वो सारी के सारी एक जगह लिखी हुई हैं। मतलब यानी कि पूरा एलएलपी का एक क्रक्स है, इसमें कोई भी नई चीज मुझे नहीं पढ़ानी है कि एलएलपी अगर आपको फॉर्म करनी है तो व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू फॉर्म ए एलएलपी। तो एक बार इसकी रीडिंग लगा लीजिएगा, तो इसमें नई बात कुछ भी है नहीं। अब देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। नवंबर 18 में है, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट टू इनकॉर्पोरेट ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड देयर इन अंडर द एलएलपी एक्ट। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कि जो इससे पहले मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है वो लिखना है, एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड देयर इन अंडर द एलएलपी एक्ट। और जो अभी प्रोसीजर आपको मैंने पढ़ा के आया हूं पूरा इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, कि सबसे पहले नाम की अप्रूवल आएगी, उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा, उसके अंदर क्या क्या होगा वो चीज, फिर रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा और आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट। यानी कि सब कुछ आपको ये चीजें इसके अंदर लिखनी है नटसेल में। मई 18 में फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म एलएलपी इन इंडिया एज पर द एलएलपी एक्ट। तो ये आप लिख सकते हैं। एडवांटेज ऑफ एलएलपी ये भी आप सेल्फ पढ़ सकते हैं। और लास्ट है डिफरेंस विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जरूर करके जाइएगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर है। जब आप एलएलपी भी जानते हैं, पार्टनरशिप भी पढ़ चुके हैं, तो अंतर आप आराम से कर ही सकते हैं। और एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या डिफरेंस है, तो ये दो डिफरेंस जरूर आप करके जाइएगा। तो दिस इज एंड ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। छोटा सा एक्ट है, 4 से 6 नंबर का आना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो इसे छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये नहीं पता लगता है कि किसी एक क्वेश्चन में आएगा। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, बाकी बचे हुए 5 में से आपको कोई से 4 करने होते हैं, और हर क्वेश्चन के सब पार्ट होते हैं। तो किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर एलएलपी आपका आएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो कंपलसरी है उसमें भी आ सकता है, चांसेस कम है लेकिन आ सकता है। तो छोड़ के कुछ नहीं जाना, आपको अपनी तरफ से पूरा करके जाना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा।